मैंने बोला कि आपको 11 फाइलम पढ़ने हैं, सब मिला के 11 फाइलम पढ़ने हैं और पूरी फेरा से स्टार्ट करके चलना है और जाना है कॉर्डेटा तक। यानी कि जो सबसे पहले एनिमल्स थे, जो इस दुनिया में जो सबसे पहले एनिमल्स आए, आपको पता लाइफ वाटर से स्टार्ट हुए सबसे पहले जो एनिमल्स थे, उनसे लेके कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कॉर्डेटा तक जाना है हमको, ठीक है। और बता दिया था मैंने कि जूलॉजी का पहला चैप्टर है, तो हम लोग जूलॉजी बॉटनी को सेपरेटली ऐसे पढ़ते हुए चलेंगे। अवनीत सर ने आपको पढ़ाया होगा कुछ बॉटनी का पार्ट, इस तरीके से वो पढ़ाएंगे बॉटनी में, और मैं यहाँ पे जूलॉजी में या जो भी चैप्टर्स पढ़ाने होंगे वो पढ़ा दूंगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई एनिमल क्या चीज होती है। तो ये बात तो एक क्वेश्चन में अगर आ जाए आपसे कि भाई एनिमल के लिए कोई आपको 4-5 या 6-7 नाम लिख दे, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ और आप समझिए कि एनिमल किसको कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं। मैंने लिखा काऊ, मैंने लिखा गोट, मैन, कॉकरोच, अमीबा, हाइड्रा, जेलीफिश, वर्म, वर्म में फ्लैट वर्म, राउंड वर्म दोनों आते हैं, और स्टारफिश, अर्थवर्म। तो अगर आपसे पूछा जाए, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एक और लिख देता हूँ, एक दो बैक्टीरिया भी लिख देता हूँ और फंजाई भी लिख देता हूँ और प्लांट भी लिख देता हूँ। तो ये तो पता ही चल रहा होगा प्लांट को एनिमल नहीं बोलेंगे। तो इतने सारे लोगों में जो नाम लिखे हुए हैं, तो कोई पूछे कि भाई एनिमल किसको बोलते हैं, तो आप जानते हो कि काऊ तो आपको देखने में दूर से लग ही रहा है, तो आप ऐसे ही बता दोगे कि भाई काऊ को हम लोग एनिमल बोलते हैं, ठीक है। गोट भी दिख रहा है कि गोट को एनिमल बोल देंगे। मैन, अब बहुत सारे लोगों को ये धोखा होता है कि आदमी भी एनिमल होता है क्या, तो हम लोग भी एनिमल हैं और मैमेलिया में आते हैं, ठीक है। कॉकरोच, एक कॉमन सेंस लगा देंगे, जितने भी लोगों को, जितने भी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं वो तो एनिमल होंगे ही होंगे। लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, बोलते भाई हाइड्रा के बारे में कंफ्यूजन हो सकता है कि हाइड्रा एनिमल है कि नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि हाइड्रा को एनिमल में अगर पूछ लिया जाए इस तरीके से तो नहीं बता पाते हैं। कॉकरोच देखिए एनिलिडा में पढ़ा जाता है, एनिमल है। हाइड्रा और अमीबा में देखिए, अमीबा एनिमल नहीं है, हाइड्रा एनिमल है, क्योंकि आपको पता है कि सिलेंट्रेटा में पढ़ा जाता है। जेलीफिश आपको पता है सिलेंट्रेटा में पढ़ा जाएगा। वर्म्स आपका फ्लैट वर्म, राउंड वर्म में पढ़ते हैं। स्टारफिश आपका इकाइनोडर्मेटा में पढ़ते हैं। अर्थवर्म एनालिडा में आता है। और फंजाई एनिमल नहीं है, प्लांट होते नहीं है, बैक्टीरिया एनिमल नहीं है, और अमीबा। मैंने यहाँ पे 4 लोगों में क्रॉस किए। तो प्लांट तो समझ में आ गया, देखिए कि एनिमल नहीं होगा। जो लोग भी अपना खाना खुद बना लेते हैं वो एनिमल तो होंगे नहीं। एनिमल होने के लिए 2 बातें जरूरी हैं जिनको हम लोग एनिमल बोलते हैं। वो 2 बातें क्या है कि अगर हम उसको एनिमल कहेंगे, एनिमल को हम लोग मेटाजोआ भी बोल सकते हैं। एनिमल को हम लोग मेटाजोआ भी बोल सकते हैं। और एनिमल होने के लिए एक तो बात जरूरी है कि मल्टी सेलुलर होना चाहिए, ठीक है, एक बात ही जरूरी है। और दूसरी बात जरूरी है कि होलोजोइक होना चाहिए। ये 2 बातें एनिमल होने के लिए जरूरी है। अब आपको पता है कि वहां मैंने अमीबा को क्रॉस कर दिया था,
क्योंकि अमीबा मल्टीसेलुलर होता नहीं। होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक वो होता है, जैसे हम लोगों का जो खाना खाने का पैटर्न आपने पढ़ा होगा कि 10th में पढ़ा होगा, सैप्रोफाइट, होलोजोइक, पैरासाइट पढ़ा होगा। पैरासाइट वो होता है जो डाइजेस्ट करा हुआ खाना खाता है, किसी का दूसरे पर डिपेंड रहता है, ठीक है। और सैप्रोफाइट वो होता है जो डेड डिकेइंग मटेरियल से खाना लेता है, जैसे फंजाई, तो फंजाई एनिमल हुआ नहीं, हमें तो होलोजोइक चाहिए एनिमल होने के लिए। तो होलोजोइक का मतलब है जो खाना खाने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं कि वो फूड को इंजेस्ट करेगा, यानी कि अंदर ले गए, जैसे हम लोग ले जाते हैं, फिर हम उसे ब्रेक करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, फिर हम उसे एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसका जो यूटिलाइजेशन होता है सेल के अंदर एनर्जी के लिए, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। फिर उसका एसिमिलेशन करते हैं और इसके बाद जो बचा हुआ बेकार उसको इजेक्ट करते हैं या इजेक्शन बोलते हैं। जो लोग भी इस तरीके से खाना खाते हैं, जो लोग भी इस तरीके से खाना खाते हैं, ये जो पैटर्न है उनका, वो होलोजोइक होते हैं। अब देखिए अमीबा होलोजोइक है लेकिन एनिमल नहीं, क्योंकि वो मल्टी सेलुलर नहीं है। अमीबा अपने सूडोपोडिया के थ्रू फूड को अंदर लेके जाता है और फिर उसको डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, एसिमुलेट करता है, बेकार का बाहर कर देता है। तो होलोजोइक तो हुआ, एक कंडीशन पूरी कर रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन जो मल्टी सेलुलर वाली है वो अमीबा पूरी नहीं करता, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया आपका यूनिसेलुलर था, अमीबा आपका यूनिसेलुलर है, फंजाई आपका सैप्रोफिटिक है, इसलिए, जबकि फंजाई देखिए मल्टी सेलुलर है, फंजाई मल्टी सेलुलर है लेकिन होलोजोइक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि जो मल्टी सेलुलर होगा साथ में होलोजोइक होगा और वही क्या होगा, आपका एनिमल कहलाएगा। और प्लांट तो आपको पता है ऑटोट्रॉपिक होता है, खाना बनाता ही नहीं, खाना खाता ही नहीं, वो तो अपना खुद उसके अंदर खाना बन रहा है। तो इस तरीके से ये आप समझ में गए कि एनिमल क्या होता है। और हमने बोला कि एनिमल को हम लोग मेटाजोआ, मेटाजोआ यानी कि मल्टी सेलुलर भी बोलते हैं। अब मेटाजोआ के टाइप हो सकते हैं। अब आप जब पोरीफेरा से लेके आप आगे तक जाते हैं तो उसके बहुत सारे आपको टाइप की बात करते हैं। तो मेटाजोआ के टाइप हो सकते हैं। मेटाजोआ का मतलब ये होगा कि हम एनिमल की बात कर रहे हैं, लेकिन एनिमल में मेटाजोआ दो तरह का होता है। एक होता है पैराजोआ। पैराजोआ का मतलब आप समझ रहे होंगे या नहीं समझ रहे होंगे तो भी मैं बता दूंगा। और दूसरा है आपका यूमेटाजोआ, यानी कि मेटाजोआ यानी कि जो मल्टीसेलुलर एनिमल को दो कैटेगरी में रखा हमने, पैराजोआ में और मेटाजोआ में। आपको पता है कि पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक 11th पढ़ रहे हैं, 11 चैप्टर आपको फाइलम पढ़ने हैं। तो पैराजोआ वो एनिमल है जिनमें टिश्यू कभी बना ही नहीं। और आपको पता है पोरीफेरा पहला ऐसा फाइलम है आपका एनिमल किंगडम में, जो एनिमल तो है, जो मल्टी सेलुलर है, लेकिन उसमें कभी टिश्यू आया नहीं। यानी कि वो सेलुलर लेवल की उसकी बॉडी होती है, टिश्यू लेवल पे नहीं है, क्योंकि चार तरह के ऑर्गेनाइजेशन पड़ते हैं, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये जो पैराजोआ है, ये वो एनिमल है जिनमें टिश्यू नहीं पाया गया, जिनमें कभी टिश्यू नहीं पाया गया। तो पैराजोआ वो होते हैं जिनमें टिश्यू नहीं पाया गया। तो एग्जाम्पल आपको पता है क्या हो गया, स्पंजेस हो गया। हम लोग बात कर रहे हैं फाइलम पोरीफेरा। उसके बाद जितने भी फाइलम आए, यानी कि सीलेंट्रेटा से लेके कॉर्डेटा तक, सभी के सभी के पास क्या था, सबके पास टिश्यू था। फिर और अच्छे आए, ऑर्गन आया, फिर ऑर्गन सिस्टम आया, आप देखते हो। तो वो सारे एनिमल पोरीफेरा को छोड़ के रेस्ट ऑफ द एनिमल कहाँ आएंगे, वो आएंगे सारे यूमेटाजोआ। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला फाइलम के लिए है ये जो पैराजोआ टर्म आया, ये उन एनिमल्स के लिए टर्म आया जिनमें क्या नहीं था, टिश्यू नहीं था। और यानी कि सेलुलर लेवल, अभी आगे हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे,
यानी कि सेलुलर लेवल का जिनमें ऑर्गेनाइजेशन था सिर्फ, कभी टिश्यू नहीं बना। सबसे पहली बार जो टिश्यू बना वो हाइड्रा से स्टार्ट हुआ, आपको पता है। सबसे पहली बार सिमेट्री भी हाइड्रा में आई, ये आगे पढ़ेंगे। तो सिलेंटेटा से लेके कार्डेटा तक के जो 10 फाइलम है वो सारे के सारे यूमेटा में जोआ में आ जाएंगे, और जो आपका पैराजोआ में है वो सिर्फ एक ही फाइलम है जिसका नाम है पोरीफेरा। तो एक बात क्लियर हो गई कि भाई मेटाजोआ यानी कि मल्टी सेलुलर एनिमल, एनिमल किसको बोलते हैं? जो मल्टी सेलुलर होगा, होलोजोइक होगा। और इस मेटाजोआ को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पैराजोआ, यूमेटाजोआ। ठीक है, बिना टिश्यू वालों को पैराजोआ में रख दीजिए और बाकी सबको रख दीजिए टिश्यू वाले सिस्टम में। ठीक है, तो एक पैराजोआ यूमेटाजोआ की यहाँ पे बात खत्म हो गई। कोई डाउट नहीं होगा, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। मैं यहाँ पे आपका ठीक है, तो जिसको डाउट होगा वो आप चैट में लिखते रहेंगे तो फिर मैं यहाँ से देख लूंगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि इस दुनिया में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं। तो अब जब इतने सारे एनिमल्स हैं तो उनकी स्टडी हम करेंगे, तो उसको आसान बनाने के लिए हम उसको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका एक किचन है और किचन में मान लीजिए हम लोग 20 एक ही जैसे बॉक्स खरीद के ले आए स्टील के। ठीक है, एक तरह के बॉक्स स्टील के लाइए, किचन में रख दीजिए और फिर उनमें चीजें रख दीजिए जो किचन में इस्तेमाल होती हैं, चाय बनाने का सामान हो या सब्जी बनाने का सामान हो, वो रख दीजिए। फिर आपके स्टील के बॉक्स है, आपने रख के बंद कर दिया, बाहर लिखा तो कुछ है नहीं है। अब आप चाय बनाने जा रहे हैं तो एक डब्बा खोल के बार बार देख रहे हैं किसमें चीनी रखी है, किसमें चाय रखा हुआ, किसमें क्या हुआ। अब आप सही से उसको कर ही नहीं पा रहे हैं। हर बार जा रहे हैं, कुछ बनाना हो तो सारे डब्बे खोल लें कि पता नहीं किसमें निकलेगा। तो इस तरीके से अगर हम एनिमल्स को रखते तो हम समझ में नहीं आते। तो इसलिए अगर हमको सही से उनको स्टडी करनी है, सिस्टमैटिक चलना है, तो हम क्या करेंगे? उन बॉक्सेस के बाहर नाम लिख देंगे। बस जिसका जरूरत होगा वो वाला बॉक्स उठाएंगे क्योंकि बाहर लिखा हुआ है, हमारा काम आसान हो जाएगा। ऐसे इतने सारे एनिमल्स को अगर आपको क्लासिफाई करना है तो उनको उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से कैटेगरी में रखना पड़ेगा, उनको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि भाई चलिए ये बिना टिश्यू वाले हैं, इसको यहाँ रख दीजिए, ये टिश्यू वाले हैं, इनको यहाँ रखिए, इनमें ऑर्गन आ गया है। ये बहुत सारे सिस्टम जैसे जैसे एडवांस होते जा रहे हैं, हम उनको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, ताकि उनकी स्टडी आराम से हम कर सकें। तो हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे। हमें क्या करना होगा? कुछ रूल्स बनाने होंगे ताकि हम इनको क्या कर सके, इनका क्लासिफिकेशन कर सकें। तो हमारी एनसीईआरटी में 6-7 पॉइंट लिखे होते हैं, 6 पॉइंट लिखे होते हैं और हेडिंग पड़ी होती है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से हम इनको उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से उनको कैटेगराइज करते हैं, उनको किस ग्रुप में रखना चाहिए वहां उसको रखते हैं, किस फाइलम में रखना चाहिए उसको रखते हैं। मान लीजिए कोई नया कोई आज की, भाई देखिए इतने सारे एनिमल हैं, एक दिन में तो ढूंढे नहीं गए होंगे, धीरे धीरे कई सालों में ये सब हुआ है, फिर हम उसको अरेंज करते जा रहे हैं, आज हम उनको पढ़ लेते हैं। तो ऐसी आज की डेट में अगर कोई नया एनिमल आ जाएगा और बोलेंगे भाई इसको कहाँ रखना, तो हमें कुछ रूल्स तो पता होने चाहिए ना कि भाई इसमें ये चीजें हैं, ये चीजें नहीं है, ऐसा है तो चलो भाई इसको इस फाइलम में रखें। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए क्या होगा कि कुछ पॉइंट्स पढ़ने होते हैं। उन पॉइंट्स का मतलब हमें, उन टर्म्स का मतलब हमें अगर पता चल जाता है तो ये चैप्टर पढ़ना आसान हो जाता है। ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है कि एनिमल किंगडम भूल जाता है, याद नहीं रहता। तो ये सबकी प्रॉब्लम है, किसी एक लोगों की प्रॉब्लम नहीं। बस इसका पढ़ने का तरीका ये मत सोचिए कि बहुत सिंपल है, 10 फाइलम 11 फाइलम है, एक दिन में पढ़ के खत्म कर देंगे, पढ़ लोगे आप, लेकिन वो 4 दिन बाद फिर से भूल जाएगा। तो इसको ऐसे नहीं पढ़ना होता। इसको जब भी टाइम मिलते हैं एक बार अच्छे से पढ़िए पूरा, फिर जब भी टाइम मिले इसको बीच बीच में रिवीजन करते रहिए ताकि आपके रिफ्लेक्स में बना रहे, आप भूले ना। बस इसका ये तरीका है। तो चलिए फिर हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। तो पहले हम उन पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लेंगे और इसके बाद एक एक पॉइंट्स को हम लोग यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे।
वो कौन से पॉइंट है जिनके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, हम बोलते हैं उनको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई बॉडी में सेल है, टिश्यू है, क्या है, किस तरीके से। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तीसरा पॉइंट पढ़ लेंगे कि बॉडी की सिमेट्री कैसी है। बॉडी सिमेट्री कैसी है। चौथा पॉइंट पढ़ लेंगे जर्म लेयर्स के बारे में। पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे बॉडी में कैविटी यानी सीलोम है कि नहीं है, या फॉल्स सीलोम है। ठीक है, सीलोम को हम लोग बॉडी कैविटी बोलते हैं। ठीक है, और छठवां पॉइंट पढ़ेंगे कि बॉडी सेगमेंटेड है कि नहीं है। और सातवां आखिरी पॉइंट पढ़ेंगे कि नोटोकॉर्ड है या नहीं है। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमें यहाँ पे पढ़ने होंगे। इन सब के बारे में हम एक एक पॉइंट को, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, बॉडी की सिमेट्री कैसी है, जर्म लेयर्स के बारे में, सीलोम बॉडी कैविटी के बारे में, सेगमेंटेड बॉडी है या नहीं है, और प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, इतनी चीजें हमको पढ़नी। ठीक है, तो ये आपको मैंने यहाँ पे कुछ जो पॉइंट थे वो मैंने बता दिए, और इनके बारे में एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये मतलब क्या है, इनमें कौन कौन से टर्म्स आएंगे, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सीधा सीधा मतलब है कि जो बॉडी है, जो बॉडी है वो सेल से बनी है, टिश्यू से बनी है, ऑर्गन है, या ऑर्गन सिस्टम बन चुका है। तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो 4 तरीके का होता है। एक होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पहला है आपका जो पॉइंट पढ़ना है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
तो सेलुलर लेवल से नाम से ही समझ में आता है कि भाई इसकी जो बॉडी होगी वो सेल से मिलकर बनी हुई है, यहाँ पे टिश्यू नहीं है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, आपको पता सेल बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। और इसमें हम लोग पहला जो फाइलम है पोरीफेरा उसको पढ़ते हैं। इनमें होता क्या है, इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी है, लेकिन वो सेल्स अरेंज होकर काम कर रही हैं, टिश्यू नहीं बना। इनमें क्या हुआ कि सेल्स ने अरेंज होकर अपने अपने काम, अलग अलग काम कर रहे हैं। जब बहुत सारी सेल्स होती हैं बॉडी में तो हम उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं, और उन सेल्स को अपना अपना काम दे दिया। किसी का काम है फूड को कैप्चर करना, किसी का काम डाइजेस्ट करना, किसी का काम है सेंस क्या कहते हैं ओवा बनाना, किसी का काम है स्पर्म बनाना, ठीक है, किसी का काम है रिपेयर रीजन, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से सेल्स को अपना अलग अलग काम दे दिया गया है, और इसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे एक बिल्डिंग बन रही होती है, वहाँ बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं, उनको बोल दिया जाता है भाई तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम ये। तो बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन सबका काम बांट दिया गया है, तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो लेबर का डिवीजन कर दिया गया है। तो सेलुलर लेबर ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, बॉडी जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। सेल से वो लूजली अरेंज है, लेकिन टिश्यू नहीं बना है। तो यहाँ होगा क्या, तो सेल्स अरेंज हो गए हैं लूज एग्रीगेट्स, बट दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू। इन्होंने कभी टिश्यू नहीं बनाया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो टिश्यू नहीं बना पाए हैं, जिनमें सिर्फ सेल्स अरेंज हैं पूरी बॉडी को बनाने के लिए, अलग अलग काम कर रहे हैं, हम उसको सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। और ये आपको पता है जो एग्जाम्पल होता है। और यहाँ पे मैंने बोला कि डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता, तो मैं लिख देता हूँ। डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि भाई जो एक्टिविटीज करनी है सेल्स को, वो बांट दी गई कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा एक काम है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। ये पाया जाता है। और इस ये जो है ये पाया किस में जाता है? एग्जाम्पल, पोरीफेरंस, यानी कि फाइलम पोरीफेरा के जो लोग हैं पोरीफेरंस, उनमें ये आपको देखने को मिलेगा। पोरीफेरंस में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है बात? ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि भाई एक पॉइंट हमारा यहाँ पे क्लियर है कि जिसमें टिश्यूज नहीं है, सिर्फ सेल है, हम उसको सेलुलर लेवल। दूसरा लेवल क्या है? एक तो हो गया आपका सेलुलर लेवल का, जो दूसरा लेवल है यहाँ पे वो क्या है? वो है आपका टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टिश्यू आ गया, और ये स्टार्ट हुआ सेकेंड फाइलम से, यानी कि सीलेंटेटा, जिसमें हाइड्रा वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, वहां से स्टार्ट हुआ। तो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा पहले वालों से हायर होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स ने मिलकर टिश्यू बना लिया, ये उससे हाई है, कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सा फंक्शन और स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा एडवांस होंगे। और आपको पता है जो टिश्यू होता है वो सेल्स से मिलके बनता है, तो सेल्स अरेंज हो गई टिश्यू के फॉर्म में, बन गया टिश्यू, ठीक है ना। और टिश्यू जो होगा वो वेरियस फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, वहां पे सेल्स थे अलग अलग क्योंकि सेलुलर लेवल का था, यहाँ पे टिश्यू आ गया, हर काम के लिए अलग अलग टिश्यू बन चुके हैं। तो ये थोड़ा सा हायर हो गया, आपको पता है, और ये सेकेंड फाइलम से स्टार्ट होता है और ये पाया जाएगा, एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे, सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट्स। और दूसरा फाइलम आप टीनोफोर्स, देखिए सिलेंट्रेट टीनोफोर लगभग एक जैसे होते हैं, पहले एक ही में पढ़े जाते थे, लेकिन बाद में टीनोफोर्स में कुछ कैरेक्टर्स स्पेशल टाइप के थे, जैसे वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं ये सब, तो उनको फिर अलग से एक फाइलम बनाना पड़ा। नहीं तो पहले भी जो कॉम जेलीज वगैरह थे जिनको हम लोग टीनोफोर्स बोलते हैं वो सिलेंट्रेटा में ही पढ़े जाते थे। तो अब तो अलग हो गया, तो हम दोनों का नाम लिख लेते हैं, सिलेंट्रेट और टीनोफोरा, टीनोफोर्स। ये दो फाइलम का एग्जाम्पल देते हैं हम लोग जब हम लोग टिश्यू लेवल की बात करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं अब और थोड़ा सा हाई वाले में आते हैं। तीसरा जो लेवल है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे ऑर्गन्स की बात करते हैं हम लोग, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो यानी कि जैसा कि नाम है, ऑर्गन बन गए होंगे, ठीक है, अपने अपने काम के लिए। तो ऑर्गन लेवल जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये हायर जो होंगे, इससे जो टिश्यू लेवल थे उससे हाई होंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो जो टिश्यू लेवल होगा ये आपको पता है सेलुलर लेवल से हायर था, और जो ये ऑर्गन लेवल है ये क्या होगा, यहाँ पे टिश्यू मिलके क्या कर रहे हैं, ऑर्गन, देखिए सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, जब टिश्यू ग्रुप बना लेते हैं तो क्या बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, टिश्यू ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गन लेवल। तो जब टिश्यू ऑर्गन्स बना लेंगे काम के लिए, अपने काम के लिए, तो हम उसको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। और ये फ्लैट वर्म हम देखते हैं, प्लेटी हेलमिन्थेस पढ़ते हैं, वहां से आ जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग यहीं लिख लेते हैं। प्लेटी हेलमिन्थेस का एग्जाम्पल हमने दे दिया, इनको फ्लैट वर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इनको फ्लैट वर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ हम लोग ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे एडवांस वाले पे चलते हैं हम लोग, जो चौथा वाला है उस पे चलते हैं, और वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे एडवांस। देखिए ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल में फर्क क्या है, फर्क ये है कि जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके किसी काम को परफॉर्म करते हैं
तो हम उसको ऑर्गन सिस्टम लेवल बोलते हैं। जब कोई एक ऑर्गन है किसी एक काम कर रहा है तो ऑर्गन लेवल हो गया, लेकिन जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर किसी काम को परफॉर्म करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल बोलते हैं। जैसे कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखिए माउथ से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ टीथ होगा, टंग होगा, इसके बाद आपको वहाँ स्टोमक भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर भी मिलेगा, पैंक्रियाज भी मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से इतने लीवर ही मिलेगा, इतने सारी चीजें क्या कर रहे हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। तो हम इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं। वो हायर एनिमल्स में आपको पता है पाया जाता है। तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो हायर एनिमल्स होते हैं, ऑर्गन्स जो एसोसिएटेड होते हैं टू परफॉर्म फंक्शनल सिस्टम, और जो हर सिस्टम होता है वो किसी स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन से जो कंसर्न होता है, रिलेटेड होता है। जैसे कि अगर हम वेरियस ऑर्गन्स की बात, मैंने आपको बता दिया, स्टोमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लीवर, इन सब की बात करते हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो हम इसको बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये देखिए पहला जो पॉइंट था हमारा कि जहाँ पे हमको ये पढ़ना था कि ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़ रहे थे, वो हमारा यहाँ पे पहला वाला पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट था वहाँ पे जो पैटर्न था, जो डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका पैटर्न देखना था हमको कि उसका पैटर्न कैसा है। उसी के हिसाब से हम लोग एनिमल को अरेंज करते हैं, अलग अलग लेवल को देखते हुए अलग अलग ग्रुप में अरेंज करते हैं। तो आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का पॉइंट नंबर 2 था, और वो पॉइंट नंबर 2 था पैटर्न। तो जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम है, उनके पैटर्न और जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं किस तरीके से, वो हम देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, और कैसे हम लोग क्या क्या टर्म यूज, देखिए मेनली यहाँ क्या है, टर्म की बात है कि हमको बहुत सारे यहाँ पे टर्म्स, बहुत सारे एनिमल किंगडम में एग्जाम्पल्स होंगे, उनके क्लासेस जब हम पढ़ते हैं तो ये चीजें हमको याद रखना पड़ता है। तो अगर हम पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके चलते हैं कि उसमें हम क्या क्या डिफरेंसेस कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के पैटर्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरह के पाए जाते हैं।
इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दो टाइप हैं इसके। पहला है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा कंप्लीट है। तो पहले देखते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को हम किस सेंस में बोल रहे हैं। आपको पता है कि माउथ होता है, हम लोगों में माउथ से लेके एनस तक का जो हमारा एलिमेंट्री ट्रैक है, तो हम दो ओपनिंग देखते हैं। क्या है? एनस और माउथ। यहाँ दो ओपनिंग है, फूड के एंटर होने के लिए और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर जाने के लिए। तो जिन एनिमल्स के पास दो सेपरेट ओपनिंग पाई जाती है वो तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के होते हैं, लेकिन जिनमें दो ओपनिंग नहीं है, सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग है, वही माउथ की तरह काम कर रही है, वही एनस की तरह काम कर रही है, तो ऐसे लोगों को हम लोग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाला बोलते हैं। ठीक है, तो इनकम्प्लीट की अगर बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? हैज ओनली सिंगल ओपनिंग। तो इनकी बॉडी में सिंगल ओपनिंग होगी टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो बॉडी से बाहर जो खुल रहा है, जो एक रास्ता, वो एक सिंगल ओपनिंग से होगा। ठीक है, जो दोनों माउथ और एनस की तरह काम करेगा। दैट जो दोनों की तरह काम करेगा, माउथ और एनस की तरह काम करेगा। और इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग बॉडी के बाहर ओपन हो रही होती है, वही माउथ की तरह और वही एनस की तरह काम करता है, तो हम उसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ध्यान रखना। और ये जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, उन लोगों का जो एग्जाम्पल है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनमें किन में पाया जाएगा? सीलेंट्रेट्स में, अभी ना थोड़ा देर में आना। उमर, इसको लेके जाओ। इसको जगह वो दे देना, अपना खिलौना दे देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं एग्जांपल बता रहा था, तो जो इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम के, उसमें बता रहा था मैं सीलेंट्रेट। ठीक है, सीलेंट्रेट्स होंगे, इन लोगों में पाया जाएगा। और दूसरा आप फाइलम देख रहे थे, देखिए पहला फाइलम पोरीफेरा की नहीं बात कर रहे थे, क्योंकि उसमें तो कोई ऑर्गन ही नहीं था, तो इसलिए उसको हम नहीं ले रहे हैं। ऑर्गन की बात ही नहीं है, तो उनको क्या करेंगे? जब टिश्यू नहीं है तो क्या, कैसे उनको लेंगे? तो इसलिए जो है, हम लोग अगर बात करते हैं जिसमें सेल्स सिर्फ होंगे, तो उनको हमको यहाँ लेके नहीं चलना है, तो इसलिए हम यहाँ पे पोरीफेरा को लेकर नहीं चल रहे हैं। आप देखिए हाइड्रा को अगर आप देखेंगे, अभी मैं आपको एक फिगर बता दूंगा, हाइड्रा को देखेंगे तो हाइड्रा में माउथ पाया जाता है। हाइड्रा में कभी आपने एनस नहीं देखा होगा। अगर आप हाइड्रा का फिगर देखते हैं तो उसमें माउथ होगा लेकिन एनस नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग हाइड्रा वाले से स्टार्ट किया, हमने लिख दिया यहाँ पे सिलेंट्रेटा। और दूसरा आपको पता है टीनोफोर्स। इसके बाद आपका आ जाता है फ्लैट वर्म्स, वो उनको भी यहाँ रखते हैं।
तो यहाँ पे मैंने 3 फाइलम के नाम लिखे हैं। देखिए सिलेंटेटा लिखा है, टिनोफोर्स लिखा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज लिखा है। आपको डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चन आता है कि बताइए जो ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की जो कैटेगरी में आते हैं, या तो वो फाइलम के नाम पूछ लेगा, या फिर आपको याद होना चाहिए कि इन फाइलम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस में यही पूछते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, यही पूछते हैं कि बताइए कि कौन कौन से एनिमल या कौन कौन सा फाइलम है, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई। ठीक है, तो एक तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी आपको कि भाई ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों बोलते हैं, और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जो लोग हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, उनका क्या एग्जाम्पल था। इनमें एक ही ओपनिंग होगी, वही माउथ की तरह काम कर रही है, वही एनएस की तरह काम कर रही है। हम उनको देखिए, अगर आप देखते हैं कि एक हाइड्रा का अगर आप फिगर देखते हैं, आपको पता है कि जो हाइड्रा होता है वो इस तरीके से होता है, और ये टेंटिकल्स ऐसे ऐसे यहाँ निकले होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ माउथ पाया जाएगा, आप इसमें एनएस नहीं देखेंगे। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को वैसे बनाने की कोशिश करते हैं कि सही से चीजें देखें, तो ये हाइड्रा के अगर हम अंदर की बात करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मैं पूरे में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपसे आप ड्रॉपर आप क्रैश बैच को आपको फिगर इतना बनाने के लिए नहीं आना है। आपको तो सिर्फ मैं समझाने के लिए यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे तो ये पूरी बॉडी में सेल्स वगैरह ये सब मैं बनाता, ये मैं नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक फिगर बनाया है। तो ये जो देख रहे हैं ये ओपनिंग, ये क्या है, हाइड्रा का माउथ है, जहाँ से फूड वगैरह की एंट्री होगी, और जो बेकार का अंदर जो वैसा मटेरियल होता है जिसको बाहर जाना चाहिए, वो भी यहीं से बाहर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगल ओपनिंग होगी, तो ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले होंगे। और बाकी आप जानते हैं, अगर आप फिशेज में जाते हैं और हायर उसमें जाते हैं, तो एनस, जहां भी एनस माउथ दोनों प्रॉपर पाया जा रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। तो आपका एक तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाले की हमने बात बता दी आपको। ठीक है, और वो किस में पाया जाता है ये भी बता दिया। इसके बाद जो आपका हम बताने जा रहे हैं वो डाइजेस्टिव, जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाएगा, वो बताने जा रहे हैं। तो इनकम्प्लीट वाला हो गया। ठीक है, अब हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो यानी कंप्लीट का मतलब यही हो गया कि जिसमें दो ओपनिंग होंगी बॉडी के बाहर। ठीक है, एक एनस की तरह काम करेगी और एक काम करेगा माउथ की तरह। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले देख लेते हैं। दूसरा है
डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट वाला पढ़ चुके हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होंगे, दो ओपनिंग होंगे। एक माउथ और दूसरा एनस, ठीक है। तो यहाँ दोनों ओपनिंग है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और इन एक से हम फूड इनटेक करते हैं और दूसरे से हम लोग वेस्ट मटेरियल को बाहर करते हैं, ठीक है ना। और ये आप जानते हैं कि जो इनकम्प्लीट था प्लेटी हेलमिंथी, तो ये यहाँ आपका एस के हेलमिंथी यानी राउंड वर्म से कॉर्डेट तक ये सिस्टम पाया जाता है। तो ये पाया किस में जाएगा, एग्जाम्पल टू कॉर्डेट, ठीक है। तो ये कॉर्डेट्स तक एक्स के हेलमिंथी राउंड वर्म से लेके कॉर्डेट्स तक ये वाला सिस्टम आपका कंप्लीट वाला डाइजेस्टिव ट्रैक वाला सिस्टम पाया जाएगा। तो हमने एक पैटर्न देख लिया, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वाला पैटर्न देख लिया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का पैटर्न। अब देखिए मैं ये क्यों पढ़ाया हमने कि ये हम पैटर्न देखने की, हम एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो ये पैटर्न देखने की क्या जरूरत थी। मान लीजिए कि कोई आया हमारे पास एक एनिमल लेके, बोला कि यार ये देखो एनिमल है, इसको ये कौन सा एनिमल, इसको कहाँ रखा जाए। तो आपको पता है 11 फाइलम है, अब 11 फाइलम में कहाँ रखा जाए, तो हम उसमें देखेंगे भाई ये जो एनिमल आया है इसमें टिश्यू बना है कि नहीं बना है। अगर टिश्यू नहीं बनना होता और सिर्फ सेल से बना होता तो हमको एकदम क्लियर है कि भाई इसको पोरीफेरा में रख दो, आगे की बात ही नहीं करते। और अगर टिश्यू बन गया तो हम समझ गए पोरीफेरा में तो आ ही नहीं सकता, ये पोरीफेरा के बाद वाले में आएगा। अब पोरीफेरा के बाद वाले तो बहुत सारे हैं, आप देख रहे हैं सिलेंटेटर से लेके कॉर्डेटर तक पढ़ते हैं। तो अब किसमें रखेंगे, तो हम देखते हैं भाई इसमें माउथ का पैटर्न देख लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न देख लेते हैं, माउथ और एनस दोनों है क्या, एक ही ओपनिंग है सिर्फ। अगर उसमें सिर्फ एक ओपनिंग है और उसमें टिश्यू भी है, सब कुछ है, तो हम समझ जाएंगे भाई पोरीफेरा में तो रखना नहीं था, लेकिन यहाँ टिश्यू वालों में रखना। तो अब सिंगल ओपनिंग है तो हमें मालूम पड़ गया कि भाई सिंगल ओपनिंग वालों को हम लोग या तो सिलेंटेटा में रखेंगे या टीनोफोरा में रखेंगे या फ्लैट बॉम्ब में रखेंगे। तो हम तो बाकी की बात नहीं करेंगे। और फिर इन तीनों में से और किसमें एक में रखना होगा उसके लिए आगे और पॉइंट पढ़ेंगे और चीजें पढ़ेंगे। इसलिए हम एक पॉइंट से किसी चीज को क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं, हम कई सारी, देखिए जितने ज्यादा फिल्टर्स रखेंगे उतना ज्यादा अच्छे से सेपरेट कर पाओगे, जितना ज्यादा पॉइंट रखेंगे किसी को चेक करने के लिए उतना ज्यादा एक्यूरेट आप रिजल्ट दे पाओगे। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है तो आपको पता है कि रिजल्ट क्या होगा एक ऑप्शन में, लेकिन आपके पास ज्यादा ऑप्शन हो किसी को सिलेक्ट करने के लिए तो आप बहुत अच्छी चीज सिलेक्ट करके लेके आएंगे। इसीलिए हम एक पॉइंट के बेसिस पे हम एनिमल को क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं, वो हम कई सारी चीजें देख रहे हैं, उनको देखते हुए चीजों को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हम लोग दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं जो पैटर्न की बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या है, पैटर्न क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो एनिमल में हमें सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको पैटर्न आपको पता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में दो तरह की चीज पढ़ते हैं हम लोग, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आपको मालूम है दो तरह के सिस्टम पढ़ने को मिलते हैं, ओपन एंड क्लोज। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप के ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते, जैसे आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज नहीं पाए जाते। यहाँ पे क्या होता है, जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं इस इन तरह के एनिमल्स में, जो ऑर्गन्स होते हैं वो ब्लड में डिप्ड रहते हैं। यानी कि बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। बॉडी के अंदर जो कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग साइनस बोलते हैं, उन साइनसेस में ये
टिश्यूज ऑर्गन डिप रहते हैं और इनको उस ब्लड से जो चीजें काम की वो ले लेते हैं और जो बेकार की चीजें हैं वो उस ब्लड में डाल देते हैं। यानी कि यहाँ पे पाइपलाइंस नहीं होते हैं, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं जो अलग अलग जगहों पे ब्लड को लेके जाते हैं और लेकर आते हैं। यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, साइनसेस पाए जाएंगे बॉडी के अंदर, कंपार्टमेंट्स पाए जाएंगे और बॉडी के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू ऑर्गन जो होते हैं उस ब्लड में वहां पे डिप्ड रहते हैं, बाथ ले रहते हैं और जो चाहिए वो ले लो और जो उसमें बेकार का डालना हो डाल दो, ऐसे इनका काम चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या चीजें नहीं है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है और इसमें जो सेल्स और टिश्यू हैं डायरेक्टली बात होते हैं। तो ब्लड जो फ्लो होगा वो ओपन स्पेसेस पे होगा और these open spaces are called sinuses। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे कैपिलरीज की बात नहीं करनी है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स के जो अलग अलग डायमीटर के ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी किसी की बात नहीं करनी। यहाँ हार्ट होगा, ब्लड होगा, डायरेक्टली पंप कर दिया जाएगा ओपन स्पेसेस पे और वहाँ पे जो सेल्स टिश्यू होंगे उस ब्लड से जो काम की चीजें हैं वो ले ली जाएंगी और दे दी जाएंगी। और दूसरा आपको पता है कि ओपन के बाद जो दूसरा है वो आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा कि जो ब्लड है वो अलग अलग वेसल्स हैं उनके लिए। आपको पता है कि जो आर्टरीज होते हैं वो लेके जा रहे होते हैं हार्ट से, जो वेन्स होते हैं वो कलेक्ट करते हैं, जो कैपिलरीज होते हैं वो सेल्स के करीब होते हैं जिनसे क्या होता है चीजें टिश्यू सेल्स को मिलती हैं। ठीक है, तो जो ओपन के बाद आपका क्लोज था वो यहाँ पे देखिए बहुत डिटेल में हमें को पढ़नी नहीं है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि हमको हार्ट वाला जो चैप्टर है, बॉडी फ्लूइड वाला चैप्टर है, वहाँ पे हमको डिटेल में पढ़ लेना होता है। लेकिन बस यहाँ पे क्योंकि ऑर्गेनिज्म को हमको कैटेगराइज करना है तो उसके हिसाब से हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान रखिए, एग्जाम्पल है आपको पता है इंसेक्ट वगैरह आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है और नॉन सिफेलोपोड जो मोलस्क हैं, जो छोटे मोलस्क है, देखिए मोलस्का में तो आपका ऑक्टोपस भी आता है लेकिन उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। लेकिन जो छोटे हैं उनमें जो नॉन सिफेलोपोड से आगे देखेंगे उनमें आपका जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। हेमिकॉर्डेट में आपका ओपन पाया जाएगा और आपका मैंने आर्थ्रोपोडा बता दिया उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। देखिए अब क्या है, जो हमने यहाँ पे बता दिया, तो जब हम मान लीजिए आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे होंगे और हम बोलेंगे कि दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप समझ जाएंगे कि ओपन सिस्टम क्या हो। इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया मैंने कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, यहाँ पे क्या होगा, ब्लड जो सर्कुलेट होगा वो सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स से होगा।
तो अलग अलग डायमीटर्स के ब्लड वेसल्स होंगे, उनसे सर्कुलेट होगा। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज इनको बोलते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है एनालिड्स में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है। एनालिड्स यानी जो अर्थवर्म जिसमें पढ़ते हैं, तो एनालिड्स में आपका क्लोज भी पाया जाता है और ओपन भी पाया जाता है, ये ध्यान रखिए। देखिए जो अर्थवर्म है, ठीक है, तो वहां पे अर्थवर्म भी होगा, वहां पे लीच भी होगा और वहां पे नेरिस होगा। हम तीन के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पे जो अर्थवर्म और नेरिस है उसमें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, लेकिन जो लीच होता है उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि जो आप हम बात कर रहे थे कि ये किसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि एनिलीड्स में जो मोलस्क बड़े हैं, सेफेलोपोड्स, ऑक्टोपस वगैरह, उसमें पाया जाएगा, तो एनिलीड्स में पाया जाएगा, सेफेलोपोड्स में पाया जाएगा, और जो कॉर्डेट्स है उनमें तो पाया ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या है कि ये देखने को मिलेगा कि ये एक एग्जाम्पल है जिनमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ओपन और क्लोज का ये समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। तो ये था आपका सिस्टम जो था आपका सर्कुलेटरी का। और लास्ट वाला इसी पॉइंट में है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पैटर्न क्या है? आपको पता है रिप्रोडक्शन में दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक तो होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पे दो पेरेंट की जरूरत नहीं है, बॉडी या बॉडी का कोई पार्ट नई प्रोजनी बना सकता है, बहुत सारे पैटर्न होते हैं। और ये जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम पढ़ते हैं 12th का जो पहला चैप्टर है, वहाँ सब डिस्क्राइब करते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बाइनरी फिशन वगैरह सब ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो लोअर एनिमल्स होंगे, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनमें जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल भी पाया जाता है और सेक्सुअल भी पाया जाता है। और जो हायर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो आपको पता है कि गैमीट जो बनता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है। और गैमीट बनाने के लिए अगर कोई बाइसेक्सुअल है, मान लीजिए बाइसेक्सुअल जैसे कि अर्थवर्म है, तो वो स्पर्म ओवा दोनों बना लेगा, ठीक है। तो जब स्पर्म ओवा दोनों बनाते हैं और फिर स्पर्म ओवा का जो फ्यूजन होता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन इसके टाइप होते हैं फर्टिलाइजेशन के, सेल्फ और क्रॉस। अगर खुद का स्पर्म खुद के ओवा को या खुद का मेल गैमीट उसी के फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज कर दे तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। ऐसा एनिमल्स में रेयर है, बट प्लांट्स में, आप फ्लावरिंग प्लांट्स में देखते हैं, उसका पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा में लैंड करता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो प्लांट्स में तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन एनिमल्स में लेयर बहुत रेयर। जैसे कि अर्थवर्म एक मैंने बोला कि बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं, स्पर्म ओवा दोनों बनाता है, लेकिन अब उसका खुद का स्पर्म खुद के ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर पाता, उसे अपना स्पर्म ट्रांसफर करना पड़ता है और दूसरा जो अर्थवर्म होगा जिसके पास ओवा होगा वो फर्टिलाइज होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि इस केस में अर्थवर्म की अगर बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं अर्थवर्म प्रोट्रेंडरी होता है। प्रोट्रेंडस का मतलब होता है कि पहले मेल गैमीट बन गया और उसके कुछ टाइम बाद बनता है फीमेल गैमीट, तो दोनों एक साथ नहीं बन रहा है। देखिए फ्यूजन के लिए दोनों का एक साथ होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो दोनों ऑर्गन थे उसके, मेल और फीमेल, जो एक ही बॉडी में पाए जाते थे, इसीलिए उसको हम लोग बाइसेक्सुअल बोल रहे थे, वो एक साथ डेवलप नहीं हो पाते हैं। वो मेल पहले डेवलप होता है और फीमेल बाद में डेवलप होता है। तो मेल पहले डेवलप हो गया, स्पर्म बन गया, तो ओवा नहीं है, तब तक तो ओवा बनेगा, ओवा का स्पर्म खराब हो जाएगा। तो इसलिए वो प्रोटेंडस है, क्योंकि मेल पहले डेवलप होता है और ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है, ये अपना स्पर्म दूसरे को डोनेट करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो आप समझ गए। और यूनिसेक्सुअल में तो गैमेट्स को बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई एनिमल हमारे पास आता है कि भाई देखिए ये बताइए किसको कैटेगरी में रखा जाए, तो हम देखेंगे यार इसमें तो एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों पाया जाता है,
तो हम जान गए कि ये हायर कैटेगरी में तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो लोअर एनिमल्स जैसे स्पंज है, पोरीफेरा वाले, सीलेंट्रेट्स हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और सेक्सुअल भी करते हैं। आगे जब इन ये फाइलम हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम बताएंगे। तो हमको ये बताने के लिए कि भाई ये सेक्सुअल सेक्सुअल दो तरह का होता है रिप्रोडक्शन, और उसमें किस तरह के एनिमल्स को का एग्जाम्पल हमसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही है कि जो है किस तरीके से पैटर्न है और क्या पाया जाता है यहाँ पे, और किन को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, किसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे ये हमें पता चलेगा। अब ये जितने भी 7 पॉइंट हैं, हमको इन सबको पढ़ के रखना है, इनको याद रखना है। अगर ये भूल जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना कि ये जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो वो चीजों को हम भूलें ना, और ताकि कोई पैटर्न आ जाए किसी फाइलम को पढ़ते हुए तो हमको तुरंत याद आ जाए। ठीक है, तो कोई डाउट है यहाँ पे किसी को तो पूछ सकता है। सचिन पूछ रहे हैं कि डाइकोगैमी पूछ रहे हैं कि डाइकोगैमी क्या होता है। डाइकोगैमी सचिन ने पूछा है और मेरी आवाज आ रही होगी। तो क्या होता है कि डाइकोगैमी, आप स्टामेन्स का नाम सुनते हैं, पिस्टिल का नाम सुना है। ठीक है, किस में पाए जाते हैं? फ्लावर में पाए जाते हैं। स्टामेन और पिस्टिल किस में पाए जाते हैं? फ्लावर पाए जाते हैं। तो या तो ये पूछ रहे हैं या फिर बता रहे हैं। तो डाइकोगैमी का मतलब यही है कि आपको पता है एक हमारा मेल है और एक हमारा क्या है? फीमेल है। अगर हम स्टामेन्स और पिस्टिल की बात करते हैं, स्टामेन्स पता है आपको मेल, तो इनका जो मैच्योर होने का टाइम है या राइपनिंग का टाइम है, ये डिफरेंट टाइप पे होता है। तो अगर डिफरेंट टाइप पे मेल और फीमेल का मैच्योरिटी हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। उसी को इन्होंने बताया कि डाइकोगैमी बोलते हैं। इन्होंने, सचिन ने बताया कि डाइकोगैमी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। और किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, मैसेज कर सकता है। ग्रुप चैट जो है, वो चैट वाला जो बॉक्स है, वहां पे किसी को डाउट हो तो मैसेज कर दे। ठीक है, सचिन को कोई डाउट नहीं है। और कौन कौन लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अक्षिता, अकुल, आलोक, अंकुर शर्मा, पुलकित, सचिन, सोनू और स्वीटी। तो अगर कोई डाउट हो तो बता सकते। ठीक है, तो सब लोग कह रहे हैं कि कोई डाउट नहीं है, तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। हम लोगों ने पैटर्न देख लिए हैं, पैटर्न वाला हो गया हमारा। अब हम लोग देखिए, दो हमारे बेसिस हो गए। एक तो हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, और एक हमने देख लिया कि पैटर्न ऑफ सिस्टम्स जो देखने थे, उसमें 3 सिस्टम हमने चेक कर लिए, क्योंकि ये पूछा जाता है, ये आ जाता है अक्सर। और देखिए, सिंपल सा चैप्टर है। क्या है? सिंपल सा चैप्टर है। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा न हो कि चीजें हमको सिंपल सी पूछी जाए और समझ में ना आए। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं आगे। ठीक है, तो आगे अब हम लोग तीसरे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सिमेट्री। और देखिए, जो क्रैश बैच वाले हैं, वो थोड़ा सा स्पीड, अभी तो चूंकि मेरा पहला लेक्चर था तो थोड़ा सा, लेकिन आगे से थोड़ा पढ़ कर भी आएंगे और थोड़ा तेजी से पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो क्रैश बैच वाले का जो पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पे पढ़ाई करना है। हम लोग ऑलरेडी 11th 12th पढ़ चुके होते हैं और हमें रिविजन करना होता है, और जो जो चीजें हमने वहां छूट गई हैं, समझ में नहीं आई हैं, उनको जल्दी जल्दी समझना होता है। तो बात करते हैं यहाँ पे बॉडी सिमेट्री। देखिए, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा शेप जिसको हम
दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकें। अगर ऐसा है तो सिमेट्री है, और ऐसा नहीं है तो सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक सर्किल टाइप का बना देते हैं, एक हमने यहाँ पे सर्किल बनाया। अब आप देखिए जो सर्किल हमने बनाया है, तो सेंटर पॉइंट तो हर किसी में होता है, कोई भी तरह का शेप हो, सेंट्रल एक्सेस तो सब में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। सिमेट्री में हमको दो चीजें देखनी होती हैं, सेंट्रल एक्सेस और प्लेन। सिमेट्री में क्या देखना होता है? सेंट्रल एक्सेस और प्लेन, किस प्लेन से हम उसको डिवाइड कर। तो ये दो चीजें हमें सिमेट्री में चाहिए। तो सेंट्रल एक्सेस तो हर किसी में पाई जाएगी, जो चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा बॉडी हो, कैसा भी हो। लेकिन प्लेन मिलता है कि नहीं मिलता? अगर डिवाइड करने के लिए प्लेन मिल रहा है तो सिमेट्री पाई जाएगी, अगर प्लेन नहीं मिल रहा तो सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। तो ये सर्किल है, हमने यहाँ पे सेंटर में एक पॉइंट बना दिया कि चलो भाई इसका सेंटर ही है। अब हम इसको किसी प्लेन से कट कर रहे हैं, तो हमने इसको वाई एक्सेस से काट रहे हैं, मान लीजिए। तो देखिए दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। हम इसको एक्स एक्सेस से भी काटते हैं तो भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, या हम किसी ऑब्लिक किसी एंगल से काटने की कोशिश कर रहे हैं तो भी दो पार्ट में आ जाएगा। इस तरीके से हम कई तरीके से देखो इसको दो पार्ट में, कई सारे प्लेन। ये जो हम लाइन खींच के कट कर रहे हैं इस सर्किल को, ये प्लेन है, लेकिन वो प्लेन सेंटर से होके जाना चाहिए, सेंटर पॉइंट से होके, यहां से होके जाना चाहिए। तो अगर हम किसी की बॉडी को, एनिमल है कोई और उसमें एक्सेस प्लेन, दो चीजें देखते हैं, अगर बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं, तो अगर हम उसकी बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाते हैं, भले ही एक प्लेन से डिवाइड कर पाए या हमें बहुत सारे प्लेन मिल जाए। जैसे मैंने यहाँ पे एक जो फिगर बनाया है, इसमें कई सारे प्लेन मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें आप यहाँ से भी काट पा रहे हो, यहाँ से भी काट पा रहे हो, यहाँ से भी काट पा रहे हो, और यहाँ से भी काट पा रहे हो। तो फिलहाल मैंने चार जगह, चार प्लेन से इसको काटने की कोशिश करी है। चारों प्लेन से ये दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। तो अगर दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, चाहे वो एक प्लेन से हो या एक से ज्यादा प्लेन से हो, तो यानी कि सिमेट्री तो पाई जाएगी। फिर सिमेट्री के टाइप हम लोग पढ़ते हैं। और अगर कोई फिगर ऐसा बनाया है, इस तरीके से मैंने कोई फिगर बना दिया है, तो देखिए सेंटर इसमें भी होगा, इसमें भी सेंटर पाया जाएगा। मैंने यहाँ पे सेंटर बना दिया। अब हम इसको काटने की कोशिश करते हैं। चलिए हम इसने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से काटे। देखिए ये दो पार्ट, पहला और दूसरा जो पार्ट है, ये एक जैसे नहीं है। ठीक है, ये एक जैसे पार्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो यानी कि सिमेट्री नहीं। चलिए हम सोचते हैं, चलिए प्लेन बदल के देखते हैं, शायद हो जाए। तो हमने इसको एक्स एक्सिस में आ गए, और देखिए जो ऊपर का पार्ट जो नीचे जैसा नहीं है, और भी कोशिश करते हैं, दूसरे प्लेन से कोशिश करते हैं इसको काटने की, लेकिन हमको इसकी सेंट्रल एक्सिस से कोई भी एक प्लेन नहीं मिल पा रहा है जिससे हम इस बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर सके। इसका मतलब कि इसमें सिमेट्री नहीं पाई। तो सिमेट्री के हिसाब से दो तरह के लोग पाए जाएंगे जिसमें सिमेट्री नहीं होगी, जिसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो सिमेट्रिकल एनिमल होंगे। और जिनको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं वो सिमेट्रिकल एनिमल होंगे। और सिमेट्री भी फिर दो टाइप की पाई जाएगी, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। कौन सी? रेडियल और बायलेटरल। तो यहाँ पे हम लोग बॉडी सिमेट्री की अगर बात करते हैं, तो हमने दो बात करी कि भाई एक्सिस ऑफ प्लेन को देखते हुए चलना है, और इसके बाद फिर अगर एक्सेस अगर है प्लेन मिल रहा है तो सिमेट्रिकल, नहीं मिल रहा तो अनसिमेट्रिकल है। तो बॉडी की सिमेट्री के हिसाब से एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं। सिमेट्री के हिसाब से एक तो एसिमेट्रिकल हो सकते हैं, मैंने बता दिया, जिनको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी प्लेन से। ठीक है, ये वो हैं जिनको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग, स्पंजेस। जो पहला फाइलम है पोरीफेरा, उसके मेंबर्स को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता किसी भी प्लेन से, तो हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल एनिमल बोल देंगे। ठीक है, तो इनमें क्या होगा? सिमेट्री नहीं है।
और ये कोई भी प्लेन जो सेंटर से होकर जा रहा है बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पा रहा। दूसरे लोग होंगे सिमेट्री वाले, सिमेट्री वाले। सिमेट्री में भी मैंने बताया दो टाइप की सिमेट्री थी, ठीक है। तो एक जो ऊपर फिगर जो बना हुआ है, ये मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये जो फिगर बना हुआ है ये आपका रेडियल सिमेट्री वाला फिगर बना हुआ है। ये आपका रेडियल का, रेडियल में क्या होता है कि देखिए प्लेन ऑफ एक्सिस जो है, सेंट्रल एक्सिस जो है जहां से प्लेन काटने वाला जा रहा है, तो सेंट्रल एक्सिस तो एक है लेकिन कई सारे प्लेन मिल रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो जब हम रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई भी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, और बॉडी क्या करेगा ऑर्गेनिज्म की दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो हम उसको बोलते हैं क्या, सिमेट्री। और जब बहुत सारे प्लेन हैं सेंट्रल एक्सिस से, हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो हम उसको रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। तो बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री में ये फर्क है कि रेडियल सिमेट्री में सेंट्रल एक्सिस से मोर देन वन प्लेन है बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने के लिए, और बाइलेटरल में सिर्फ एक प्लेन मिल रहा है। तो मैं एक बाइलेटरल की बात करता हूं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सिमेट्री में एक तो हो गया रेडियल सिमेट्री, और जो दूसरा हो गया वो है बाइलेटरल। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री में क्या होंगे, मोर देन वन प्लेन, और यहां पे होगा सिंगल प्लेन। To divide the body into two equal half from the central axis. तो सेंट्रल एक्सिस से बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए एक से ज्यादा प्लेन है तो रेडियल सिमेट्री है, और अगर सिंगल प्लेन है तो हम उसको बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो जो रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी, कुछ स्पंजेस भी होते हैं, देखिए वैसे तो हम स्पंजेस को इस कैटेगरी में नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कुछ केसेस होते हैं, तो इसलिए सम स्पंजेस अगर कहीं ऐसा ऑप्शन आता तो ठीक है, और बाकी नहीं दिए। लेकिन जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो है सीलेंट्रेट टीनोफोर्स, और जो कुछ एडल्ट एकाइनोडर्म्स होते हैं उसमें पेंटामीडस वगैरह सिमेट्री आगे पढ़ेंगे हम लोग, एक्सेप्शनल केसेस भी वहां पे। तो सम स्पंजेस का अगर ऑप्शन है तो ठीक है, अदरवाइज आप सीलेंट्रेट और टीनोफोर्स जो आपका रेडियल सिमेट्री का एक परफेक्ट एग्जांपल है, तो यहाँ पे हम लोग उनको लिख लेते हैं। और टीनोफोर्स, सीलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स परफेक्ट एग्जांपल है, और कुछ मैंने बता दिया सम स्पंजेस में भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद आप देखिए कि हाइड्रा है, उसको आप रेडियली कई प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद के जो एनिमल्स हैं और उनको आपको सिर्फ एक ही प्लेन मिलेगा। तो बाइलेटरल के लिए मैं ऐसे एक फिगर बना दिया, मैं मान लीजिए हम अपनी बात करते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, तो होगा क्या कि फिगर ऐसा होगा, मान लीजिए कोई बॉडी इस तरह की है, इस तरह की बॉडी है। तो अब आप देखिए सेंट्रल एक्सिस अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, तो अब आप सेंट्रल एक्सिस से अगर आप सेंटर से होके कोई चीज जाएगी, और यहाँ पे मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसको काटना चाहें दो इक्वल हाफ में, तो आप सिर्फ एक तरीका है कि इसको आप यहाँ से शुरू करिए, ऐसे काटते हुए चले जाइए, तब तो आपको दो इक्वल हाफ मिल जाएंगे। लेकिन आप सोचो इसको ऐसे काटने की कोशिश करो, तो देखिए एक तरफ हेड है एक तरफ दूर, तो वो नहीं है। आप सोचो इसको ऐसे काट दिया जाए सेंट्रल एक्सिस से होते हुए, या इसको हम ऐसे काट देते हैं, तो देखिए ये जितने भी, एक जो ऊपर का प्लेन था ये तो सही है,
आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो यानी आपको एक प्लेन मिल पा रहा है बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए। तो हम जब हमने पहले ही बता दिया कि बॉडी अगर दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है तो सिमेट्री तो है, लेकिन प्लेन कितने मिल रहे हैं? अगर नहीं मिल रहा तो एसिमेट्रिकल है, और मिल रहे हैं तो अगर एक प्लेन है तो वो बाइलेटरल है, एक से ज्यादा प्लेन है तो वो रेडियल सिमेट्री है। और जो बाइलेटरल सिमेट्री है, जो बाइलेटरल सिमेट्री है वो आपका फ्लैट वर्म से चालू हो जाएगा। तो फ्लैट वर्म से लेके आगे तक बाइलेटरल सिमेट्री होती है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, कुछ एक्सेप्शंस, जैसे कि मोलस्क में अगर आप एप्पल स्नेल को देखते हैं तो उसका जो लार्वा होता है उसमें तो सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन उनका जो बड़े फॉर्म होते हैं, एडल्ट फॉर्म होते हैं, ट्विस्टिंग टोरिजन फोर्सेस के वजह से एसिमेट्रिकल हो जाते हैं, तो वो हम लोग अलग से देखते रहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा पॉइंट सिमेट्री के बारे में, और यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, हम लोग चौथे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, जर्म लेयर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए मैं बता दूं जर्म लेयर्स हैं क्या। आपने पढ़ा एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये हम लोग एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट होता है तो ये 3 लेयर्स बनते हैं, क्योंकि इसलिए हम इनको एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स भी बोलते हैं। और ये वो लेयर हैं, ये जब हम लोग गैस्ट्रुलेशन पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तब है। और ये वो लेयर हैं जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को बनाते हैं, किसी से आंख, किसी से हार्ट, किसी से बोन, किसी से स्किन, ये अलग अलग लेयर हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मीजोडर्मल ओरिजिन, किसी का बोलते हैं एंडोडर्मल ओरिजिन। तो ये वो जर्म लेयर हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट ऑर्गन को, डिफरेंट तरह की जो चीजें हमारे बॉडी में है उनको बनाने का काम इन्हीं लेयर्स का है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ये सब चीजें पढ़ते हैं। यहाँ तो सिर्फ क्योंकि हम लोग एनिमल किंगडम को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में बताने के लिए चीजें हैं यहाँ पे। तो हम लोग आते हैं जर्म लेयर्स में, और ये जर्म लेयर्स जो होते हैं मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, मिनिमम 2 हो सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है जर्म लेयर्स। ठीक है, तो जर्म लेयर्स मैंने बोला कि ये जो ऑर्गन्स, टिश्यूज हैं, इनमें ये बनने हैं तो जर्म लेयर्स चाहिए। जो शुरुआत के लोग थे जैसे सीलेंटेड, टिनोफोर्स, ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं थी, तो सिर्फ 2 जर्म लेयर से काम चल जाता है। तो जिनके पास 2 होता है उनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और फिर जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आ गए, उनको ज्यादा ऑर्गन, ज्यादा चीजें चाहिए, तो भाई लेयर्स भी ज्यादा चाहिए, तो उनके पास 3 हो गई तो हम उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और ध्यान रखिए पोरीफेरा को यहाँ रखना ही नहीं है, क्योंकि उसमें जब टिश्यू नहीं था तो लेयर वेयर की बात नहीं करनी। तो जर्म लेयर्स सबसे पहली बार आए किस फाइलम से, वो है सीलेंटेटा, जिसमें हम हाइड्रा को पढ़ते हैं। तो जर्म लेयर्स की जो शुरुआत हुई वो सीलेंट्रेट से हुई, और ये 2 लेयर वाले थे जिनको हम लोग बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो जर्म लेयर के हिसाब से 2 तरह के लोग पाए जाएंगे, 2 जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक, ब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक जो होंगे उसमें जो लेयर होंगी वो कौन सी लेयर होंगी, वो होगी एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ये 2 लेयर्स पाई जाएंगी। और जो आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा उसमें एक और बढ़ जाएगी ट्रिप्लोब्लास्टिक में, उसमें एक्टोडर्म तो होगी ही होगी क्योंकि पहले से ही है, मीजोडर्म आ गई वहां बीच में, और एंडोडर्म तो थी, पहले ही बन चुकी थी। तो यहाँ पे आप देखिए 3 लेयर हैं, यहाँ पे ऊपर 2 लेयर हैं, और जो नीचे वाला है ये आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, और जो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये क्या है, ये डिप्लोब्लास्टिक हो गया। ठीक है,
तो ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक की बात समझ में आ गई। और जो डिप्लोब्लास्टिक होंगे 2 लेयर वाले होंगे। एक मैं आपकी एनसीईआरटी में फिगर बना रहता है, फिर भी मैं आपको बना देता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डिप्लो और ट्रिप्लो में बता देता हूँ आपको कि क्या है। जो ये पोर्शन है, जो अंदर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये तो गट है जहाँ पे फूड रहता है। इसको क्या बोलते हैं? गट बोलते हैं। ठीक है। और ये जो बीच में वाला ये लेयर आ गया, ये अंदर का पोर्शन जिसको थोड़ा सा येलो किया हुआ है हमने, ये आपका एंडोडर्म है। और जो बाहर वाला सर्किल का स्पेस है, ये आपका ये एक्टोडर्म। ठीक है। तो यहाँ पे 2 लेयर है, एक तो एंडोडर्म है और दूसरा एक्टोडर्म है। तो ये डिप्लोब्लास्टिक है। अब चूंकि एक लेयर और है, एक नाम आ जाता है मीजोग्लिया। तो मीजोग्लिया कोई लेयर नहीं है, ये जेलेटिनस सब्सटेंस होता है जो एक्टो एंडो से सिक्रीट होता है। तो वो क्या होता है कि वो यहाँ पे एक लेयर के फॉर्म में आ जाता है। हालांकि वो आपका जर्म लेयर की कैटेगरी नहीं है। तो ये मत समझ लीजिएगा कहीं पे मीजोग्लिया, अगर हम एक यहाँ पे एक्टो और एंडो के बीच में एक लेयर ऐसे ही बना देते हैं, एक लेयर ये ग्रीन कलर का थोड़ा सा दिख रहा है आपको, तो ये क्या है कि ये मीजोग्लिया है। ये जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सिक्रीशन सेल्स के सिक्रीशन से आता है। ये कोई लेयर नहीं है, ये कोई लेयर नहीं है, इसलिए आप इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं समझेंगे। अगर एक्टो एंडो मीजो है तो 3 लेयर है, और बाकी ये मीजोग्लिया जेली लाइक सब्सटेंस है, ये आपका कोई लेयर नहीं है, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा कि एक लेयर और बढ़ जाएगी। कि आपने एक फिगर यहाँ देख लीजिए, ये गट, ठीक है, और एक ये सर्किल बनाया मैंने, देखिए और ये, तो मैंने यहाँ पे देखिए 3 सर्किल यहाँ पे बना दिए हैं निशाना लगाने के लिए। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो है, ये बाहर एक्टोडर्म, ये मीजोडर्म, और ये एंडोडर्म, और ये आप गट वही जो। तो आप देखिए ये ऊपर का फिगर डिप्लोब्लास्टिक, नीचे का जो फिगर है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर है। तो बात समझ में आ रही होगी आपको कि डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक में यहाँ पे इस तरीके से होते हैं। बस आपको बहुत ज्यादा देखिए इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि वहाँ पे मैकेनिज्म पूछने लायक कुछ नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि किसमें पाया जाता है। डिप्लो में 2 लेयर होंगी, एक्टो और एंडोडर्म, और ट्रिप्लो में मीजोडर्म और आ जाएगी। आप जो है डिप्लोब्लास्टिक में एग्जाम्पल जो है वो दे देंगे सिलेंटेड का, टीनोफोर्स का। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है वो फ्लैट बॉम्ब से स्टार्ट हो जाता है। देखिए एक बार ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए तो वो फिर आगे जो है डिप्लो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सर तो आपको बात समझ में आ गई?
Sir, one student is asking that what is the function of mesoglea? ठीक है, तो मैंने बता दिया कि जो मीजोग्लिया है वो एक्टो एंडो के बीच में एक जेली लाइक लेयर है जो कि उन सेल्स से सिक्रीट हुआ है, और ये जो काम है ये अनडिफरेंशिएटेड होती है, मतलब इसका कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक हो, और ये कोई टिश्यू नहीं बना, बस ये जो चीजों का जो एक्सचेंज होता है इन दो लेयर के बीच में इसके थ्रू हो जाता है। ये ध्यान रखना है, इन दो लेयर के बीच में जो चीजों का एक्सचेंज होगा वो मीजोग्लिया के थ्रू हो जाएगा। बस इतना इसका काम है, कोई डिफरेंशिएटेड नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड होता है। क्लियर? ओके सर। ठीक है, अंकुर शर्मा, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई, ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात हो गई। अब देखिए अब ऐसे याद रखना है, आपको एकदम से पूछ लिया जाए कि भाई 4 ऑर्गेनिज्म के नाम दे दीजिए ऑप्शंस में, पूछ लिया जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा कि नहीं होगा, तो आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से फाइलम से स्टार्ट हुआ। जो ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हुआ प्लेटीहेल्मिन्थेसी, तो प्लेटीहेल्मिन्थेसी से लेके हम लोगों तक जितने भी एग्जाम्पल बताए जाएंगे वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। अब कोई अचानक से पूछ ले भाई ये डिप्लोब्लास्टिक क्या, तो आपको पता है कि पहले दो फाइलम सीलेंटेटा और टीनोफोरा, इसमें ही दो लेयर पाई जाती हैं और किसी में नहीं पाई जाती, तो आगे वालों की हमें बात नहीं करनी। अब कहीं एग्जाम्पल दिया कि एक एग्जाम्पल दे दिया अर्थवॉर्म, एक एग्जाम्पल दे दिया आपको हाइड्रा का, एक एग्जाम्पल दे दिया आपको स्टारफिश का, और एक एग्जाम्पल दे दिया आपको किसी बर्ड का। तो आपसे पूछा भाई डिप्लोब्लास्टिक कौन है, तो आप हाइड्रा वाले को क्लिक कर देंगे, क्योंकि हाइड्रा किस में आता है, सिलेंट्रेट में आता है। इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो शायद एनसीईआरटी में क्लियरली नहीं बताए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, उन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये आगे पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके बारे में पूछा जाता है। बॉडी प्लान के बारे में, बॉडी प्लान के बारे में, बॉडी के 3 प्लान होते हैं, मैं तीनों को यहाँ लिख के समझा देता हूँ। पहला प्लान है सेल एग्रीगेट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ब्लाइंड सेक प्लान, ये प्लान है ब्लाइंड सेक प्लान। और तीसरा है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्लान देख रहे हैं, एक देख रहा है आपको सेल एग्रीगेट देख रहा है, एक ब्लाइंड सेक देख रहा है, और एक देख रहा है ट्यूब विद इन ट्यूब। तो सेल एग्रीगेट जो बॉडी प्लान है वो जो पाया जाता है वो स्पंजेस में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, स्पंजेस में पाया जाता है। स्पंज में पाया जाता है, पोरीफेरा की बात कर रहे हैं, उसमें पाया जाएगा। और सेल एग्रीगेट्स का मतलब ये कि भाई यहाँ पे टिश्यू नहीं बना, सेल ने मिलकर बॉडी बना ली, सेल ने मिलके बॉडी बना ली, सेल एग्रीगेट प्लान हो गया। ठीक है, किसमें पाया जाएगा, स्पंजेस में पाया जाएगा। नो टिश्यू नो ऑर्गन। इसकी बात नहीं करनी, एक बात हो गई। दूसरी बात, यानी कि हमारा एक यहाँ पे पता चल गया कि भाई ये जो था ये क्या था, कि जो प्लान की बात कर रहे थे। दूसरा आ जाते ब्लाइंड सेक प्लान। तो हमने बात करी थी कि भाई बॉडी में एक ओपनिंग है, अगर 2 ओपनिंग नहीं है। आपको पता है कि ब्लाइंड ट्यूब क्या होता है, कि आप एक जगह से घुस तो गए लेकिन आगे उसमें निकलने की जगह नहीं है, आगे जगह नहीं है, तो ब्लाइंड ट्यूब हो गया, वो ब्लाइंड कैविटी हो गया। तो जो ब्लाइंड सेक प्लान होता है वो प्लैटीहेल्मिन्थेस और सीलेंटेट में पाया जाता है, जहां एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ एक ओपनिंग होगी। तो जिनमें सिंगल ओपनिंग पाई जाएगी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल, वो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान वाले होंगे। और आपको पता है कि इसमें प्लैटीहेल्मिन्थेस और सीलेंट्रेट में, आपने हाइड्रा वाला एग्जाम्पल मैंने बोला था कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी थी, तो याद रखिएगा ब्लाइंड सेक वो है।
ठीक है, ठीक है अंकुर, ठीक है। तो फिर आ जाते हैं जिनमें दो ओपनिंग होगी। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान किस में पाया जाएगा? राउंड वर्म से। एग्जाम्पल जरूर याद रखना है आपको। तो राउंड वर्म जिसको नेमेटोहेल्मिंथीज बोलते हैं, नेमेटोहेल्मिंथीज बोलते हैं। तो राउंड वर्म, एनेलिडा में आपको पता है कि दोनों ओपनिंग पाई जाती हैं। आर्थ्रोपोडा में पता है आपको, ठीक है। तो मोलस्का, आइकोनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ऐसे एग्जाम्पल। तो आप फ्लैट वर्म से आगे आ जाइए, तो वहां पे आपका ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा, ठीक है ना। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है यहाँ पे, पता है कि हर यहाँ पे दोनों जो एंड है आपको ओपनिंग मिलेंगे वहां पे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको समझ में आ गए। ये टर्म्स मैंने इसलिए बता दिए कि आप वहाँ कहीं कहीं पे आ जाए कि बताइए ट्यूब विद इन ट्यूब वाले एनिमल को सिलेक्ट करिए 4 ऑप्शन में, तो आप समझ जाएंगे ट्यूब इन ट्यूब वाला राउंड वर्म से लेके जो आगे होंगे उनको सिलेक्ट करेंगे। अगर ब्लाइंड की बात करते हैं तो वो लोग जिसमें सिंगल ओपनिंग है और सेल एग्रीगेट जिसमें टिश्यू बना ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो हम लोग वहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे। कोई डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो जिसको वो मैसेज करता रहेगा, अगर डाउट होगा तो मैं यहाँ पे देख लूंगा, ठीक है। ये कुछ टर्म था। इसके बाद हम यहाँ पे दो टर्म्स और यूज करेंगे, दो टर्म्स की और बात करते हैं। दो मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रोटोस्टोम्स, और दूसरा भी लिख देता हूँ यहीं पे, ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स, ये क्या है? ये माउथ और एनस के लिए ही हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। अब देखिए आपको पता चल गया कि भाई जो ट्यूब ट्यूब वाले हैं उनमें माउथ एनस दोनों पाए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि पहले क्या बना, पहले माउथ बना कि पहले एनस बना? उनके हिसाब से फिर हमने यहाँ पे दो टर्म्स और यूज किए। एक टर्म है जिनमें पहले माउथ बना और एक टर्म है जिनमें पहले एनस बना। जो प्रोटेरोस्टोम्स हैं ये वो लोग हैं जिसमें जो सबसे पहला एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो ओपनिंग बना वो माउथ बना, यानी कि इनमें पहले बना माउथ। फिर उसके बाद एनस बना। मतलब ये है ट्यूब विद इन ट्यूब वाले। लेकिन इनमें जो प्रोटोरोस्टोम्स होते हैं, जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उसमें माउथ पहले बनता है और एनस बाद में बनता है। तो ड्यूटेरो में जाहिर सी बात है पहले एनस बनेगा, उसके बाद माउथ बनेगा। क्लियर बात? तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि ट्यूब विद इन ट्यूब वाले लोग भी दो तरह के हैं। एक जिनमें माउथ पहले बनता है उनको प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं, बाद में एनस बनता है उनमें। और जिनमें पहले एनस बनता है उनको हम लोग, और बाद में उनको ड्यूटेरो बोलते हैं। तो ये है कौन से लोग? एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, भाई पहले वाले कौन से लोग हैं और दूसरे वाले कौन से लोग हैं। तो जो शुरुआत के लोग हैं, आपको पता है कि हम लोग कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट में डिवाइड करते हैं एनिमल किंगडम में। पहले फाइलम से लेकर 10वें तक हेमिकॉर्डेट तक नॉन कॉर्डेट में आते हैं, और जो आखिरी वाला जो फाइलम है, ठीक है, जिसको कॉर्डेटा बोलते हैं, जहाँ फिशेस से लेके मैमल्स तक पढ़ते हैं क्लासेस, वो कॉर्डेट है। तो जितने भी नॉन कॉर्डेट वाली कैटेगरी है, ठीक है, लेकिन एक को छोड़ना पड़ेगा, इकाइनोडर्मेटा। तो उन 10 में से एक इकाइनोडर्मेटा जो स्टार फिश वाला है उसको छोड़ दीजिए, वो सारे लोग प्रोटोस्टोम्स में आते हैं। एक बेसिक सी बात। और ड्यूटेरो जिसमें पहले एनस बना बाद में माउथ बना, वो जो कॉर्डेट्स हैं और जो यहाँ पे छोड़ा था हमने इकाइनोडर्मेटा, उसको जोड़ लीजिए। इकाइनोडर्मेट
प्लस कॉर्डेट या कॉर्डेट प्लस इकोनोडर्म आएंगे ड्यूटेरोस्टोम्स में, और नॉन कॉर्डेट एक्सेप्ट इकोनोडर्मेटा आते हैं प्रोटोजोआ। क्लियर है बात? किसी को डाउट तो नहीं है? तो एनिलीडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा क्या हो गए? प्रोटोस्टोम्स हो गए, और कॉर्डेट प्लस इक्टाइनोडर्म स्टारफिश वाले वो क्या हो गया? ड्यूटेरोस्टोम्स हो गया। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना है कि प्रोटो और ड्यूटेरोस्टोम्स में कंफ्यूजन ना हो। मेरे ख्याल से कोई यहाँ डाउट नहीं होगा। ऐसा चैप्टर नहीं है, बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन रिवीजन की जरूरत है भाई। एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, तो 4 नंबर मिलते हैं, और गलत हो जाता तो अफसोस होता है कितना सरल सा चैप्टर का क्वेश्चन भी हमने गलत कर दिया। तो इसलिए जरूरी है। अब देखिए, पढ़ी हुई चीज को बार बार पढ़ना है। आप नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको 11th-12th का एग्जाम नहीं देना है। फ्रेश बैच वालों को नीट का एग्जाम देना, तो आप इस गलती में न रहें कि अरे हमने तो बायोलॉजी पढ़ ली है और हमें तो आती है, ये हो गया। यहाँ पढ़ी हुई चीज को बार बार पढ़ना होता है। आपको पता है, इतने सालों से वही पतली सी किताब, नंबर नहीं आ पाते 360 हर बार किसी के। तो ऐसा क्या है कि स्कूल में टॉप करते हैं, इतने सारे नंबर आ रहे हैं सब, और नीट में हम इसमें अच्छे नहीं? वो यही रीजन होता है कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसका लेवल अलग होता है सब्जेक्टिव से, डिफिकल्टी लेवल। लगता जरूर है यहाँ 4 ऑप्शन लिखना, कुछ नहीं, गोला भरना है, लेकिन एक क्वेश्चन में 4 सवाल होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। अगर कहीं भी डाउट है तो गलत हो जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज को। तो किसी को डाउट हो तो पूछ ले। तो एक और पॉइंट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, सीलोम की बॉडी कैविटी। ठीक है, हम लोग बॉडी कैविटी भी बोल सकते हैं। तो बॉडी कैविटी सीलोम की जरूरत क्या है? देखिए, एक तो हम लोग जब वहां पे लेयर्स पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने गट वाला ऑप्शन दिया था, वो कोई कैविटी नहीं है। देखिए, बॉडी कैविटी बनती है जर्म लेयर के बीच में, ठीक है, जो हमने मीजोडर्म पढ़ा था, उसके बीच का जो स्पेस होता है। इस बॉडी कैविटी की जरूरत क्या पड़ी? ये एक इंटरनल स्पेस होता है, ठीक है। बॉडी कैविटी क्या होता है? इंटरनल स्पेस होता है। इस इंटरनल स्पेस की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि देखिए, इतने सारे ऑर्गन्स बने, अब उन ऑर्गन्स को रहने की जगह भी तो चाहिए। इन ऑर्गन्स के रहने की जगह, जहाँ पे ऑर्गन्स एकोमोडेट हो जाए, वो जो जगह है उसको हम लोग बॉडी कैविटी या सीलोम बोलते हैं। तो ऑर्गन्स को रहने की जगह चाहिए थी। अब बॉडी कैविटी के हिसाब से शुरुआत में तो पता है आपको, पोरीफेरा था, उसमें कोई टिश्यू नहीं था, कैविटी वैविटी ऐसा कुछ नहीं था। फिर और लोग आए, थोड़ा सा एडवांस लोग आए, ठीक है, तो उनमें भी कैविटी नहीं बनी। फिर इसके बाद कुछ लोग आए जो उनसे एडवांस है, उनमें कैविटी बनी, लेकिन पूरी अच्छे तरीके से नहीं बन पाई, वो पाउचेस में बनी, स्कैटर्ड फॉर्म में बनी, कंटिन्यूअस कैविटी नहीं बन पाई, तो उसको बोला गया सूडोसीलोम। और उसके बाद एकदम परफेक्ट कैविटी बन के आ गई, कंटिन्यूअस कैविटी बन के आ गई, उनको सीलोमेट बोला गया। तो इस हिसाब से 3 तरह के लोग थे, जिनमें कैविटी नहीं थे उनको ईसीलोमेट बोलते हैं, और जिनमें फॉल्स कैविटी थी उनको सूडोसीलोमेट बोलते हैं, और जिसमें एकदम परफेक्ट कैविटी थी, ट्रू कैविटी थी, उनको सीलोमेट बोलते हैं। तो कैविटी के हिसाब से 3 लोग हो गए यहाँ पे। जिनमें कैविटी नहीं थी, एसीलोमेट, ए का मतलब नहीं, ठीक है, नो कैविटी। फिर कुछ लोग आए इनसे एडवांस, जिसमें कैविटी बनी लेकिन परफेक्ट नहीं बन पाई थी, फिर भी बन गई थी पाउचेस के फॉर्म में, तो सूडो सीलोमेट, यानी कि फॉल्स कैविटी, ठीक है।
और फिर आए परफेक्ट कैविटी वाले, जिनको हम लोग बोलते हैं यूसिलोमेट। ट्रू कैविटी। तो ये 3 तरह की कैटेगरी है जिसमें कैविटी नहीं है, तो उनको एसिलोमेट बोलते हैं। आपको पता है स्पंजेस में, सिलेंटेट में, टीनोफोर्स में, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। तो कुल मिला के पहले फाइलम से लेके, ऐसे ही आप अंदाजा लगा के एक एक मतलब आप उसमें लिख लें थोड़ा सा याद रहने के लिए कि हमेशा ऐसा ना हो कि भूल जाए, तो कम से कम एक रफ आइडिया आपके पास रहना चाहिए कि पहले फाइलम से चौथे फाइलम तक कौन है? स्पंज है, सिलिंटेट है, टीनोफोर है, फ्लैटवर्म है। इनमें जो है वो कैविटी नहीं पाई जाएगी। तो ये ऊपर लिख लेते हैं हम इसको, यहाँ लिख लेते हैं, जिसके सामने लिख लेते हैं नो कैविटी पहले से लेके चौथा फाइलम। ठीक है। फिर एक फाइलम नंबर 5वां यानी कि राउंड वर्म आया, उसमें कैविटी बनी बट परफेक्ट कंटिन्यूअस न बन के वो पाउचेस के फॉर्म में थी, तो हमने उसको सूडोसिलोमेट की कैटेगरी में रख दिया, फॉल्स कैविटी। और फिर ट्रू कैविटी वाले हैं फाइलम नंबर 6 यानी कि एनिलीडा से लेके 11वें फाइलम कॉर्डेट्स तक, सारे के सारे क्या होंगे? सिलोमेट होंगे। तो इस तरीके से अगर हम नंबरिंग करके यहाँ पे रखेंगे तो हमको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आज हम इतनी बात रखते हैं, बॉडी कैविटी तक रखते हैं, और फिर इसको डिस्कस करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। कोई डाउट नहीं है सर किसी के पास। ठीक है, फिर किसी को डाउट नहीं है तो अपना याद थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम कैविटी के बाद बस सेगमेंटेशन नोटों को और छोटा सा पढ़ाने के बाद आप फाइलम्स में आ जाएंगे सीधे, और पूरी तरह से स्टार्ट करके आखिर तक जो फाइलम्स उनके जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर बात करेंगे। टफ चैप्टर नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, बीच बीच में रिवीजन करते रहें, ऐसे ही याद होता है। बाकी जो डाउट है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर तो अब मैं, ठीक है, सोनू, स्वीटी, सचिन, ठीक है सर, थैंक यू। अंकुर, तो ठीक है, फिर हम बंद करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।